स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे नस्ट इक्वेशन कहते हैं। ये एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखेंगे, फिर गिब्स एनर्जी में रिलेशन देखेंगे। आइए पहले स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। देखिए बात ये होती है ना कि भाई नस्ट इक्वेशन होता क्या है। तो नस्ट इक्वेशन क्या करेंगे, तो होता क्या है ना, ये टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। जब सेल का जो हमारा जो वैसे ईएमएफ कहते हैं, जो ईएमएफ निकाला जाता है ना, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है सेल का ना, वो हम इसके इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। किस कंडीशन पे? एट एनी कंडीशन पे। आपका ना देखिए लिखा है ना एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे हम निकाल लेंगे। कंडीशन आपको जो स्टैंडर्ड कंडीशन दिया रहता है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको दिया रहता है ना, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर आपका गिवन रहेगा 298 केल्विन, आपका प्रेशर कितना रहेगा 1 atm रहता है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे कहते हैं हम आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा? प्रेशर कितना भी बार रहे, 2 बार 3 बार 4 बार रहे, टेम्परेचर आपका कुछ भी रहे, उस कंडीशन में हम सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसे हम ई सेल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड रहता तो कैसे निकालते थे? तो आपको पता था, हम कहते थे स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे निकालते थे सेल, तो कहते थे ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट से हम निकाल लेते थे। किस कंडीशन पर? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। जब कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? तब हम किसके ऊपर जाएंगे? तब हम जाएंगे नस्ट इक्वेशन के ऊपर जाएंगे और जिसे सॉल्व करेंगे। तो यदि डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि बताइए नस्ट इक्वेशन क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आप टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। ये तो होगी इसकी डिफिनेशन। अब कैसे इसको लिखते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए कैसे, आपको कोई रिएक्शन दिया है, यहाँ पे देखिए ए और बी करके दिया है। आपका ए और बी आपका रिएक्टेंट है और ये आपका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहाँ पे सी और डी आपका प्रोडक्ट है, और सी और डी जो स्मॉल में लिखे हैं ना वो आपका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे देखिए सपोज एग्जांपल से यदि H2O2 लिखा है, ये क्या बनता है 2H2O ना, तो ये 2 क्या है आपका? ये सी है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब था। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। ये आपको गिवन रहेगा ना, ये आपको पता रहेगा, टेबल से आप देख लेंगे। वहाँ पे फार्मूला होता है RT अपान NF। यहाँ पे लिखा है नेचुरल लॉग LN, और यहाँ पे देखिएगा लिखा है C, और इसका मतलब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट को हमें कहाँ लिखना है? हमें रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है हमें। एक रिएक्शन आपको गिवन रहेगा, ऐसे हम लिखेंगे ई सेल, हम वही ईएमएफ निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं ई सेल का। तो इस स्टैंडर्ड वाला आपको गिवन रहेगा, आपको पहले से पता रहेगा। एक एग्जांपल हम नीचे देखेंगे, एग्जांपल एक इसके ऊपर करेंगे। RT और नीचे लिखा है NF। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी दी रहेगी आपको ये तो फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू दी रहती है 8.314। और N की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे देखिए जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, इसे बोलेंगे हम N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे N की वैल्यू हो गई। और इसके बाद F फैरेड कांस्टेंट आपको 96,500 दिया रहता है, इसकी वैल्यू उठा के रख लेंगे। और यहाँ पे LN का मतलब नेचुरल लॉग होता है, और ये हो गया ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ये तो हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक फॉर्म में और दिया रहता है, किस फॉर्म में देख लेते हैं? लॉग के फॉर्म में। देखिए जब भी आपको नेचुरल लॉग LN को ना आपको लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो आप करते क्या है? 2.303 log 10। मतलब क्या है? LN को आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। चलिए आइए ये पूरी की पूरी वैल्यू हम उठा के रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये पूरी की पूरी वैल्यू ना हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। देखिएगा ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ये तो ऐसे रहेगा, ये तो वैल्यू गिवन रहेगी, लिख लेंगे। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए R की वैल्यू हम रखेंगे कितना? R की वैल्यू 8.31 रख लेंगे, और यहाँ पे हम T की वैल्यू 298 रख लेंगे, और यहाँ पे N की वैल्यू तो ऐसे रहने देते हैं, और F 96,500 रखेंगे। ये पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे हम ना, जब पूरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 0.0591 N अपान लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10, और ये आप ऊपर आपका प्रोडक्ट नीचे आपका रिएक्टेंट, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, और रिप्रेजेंटेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कैसे होता है। तो पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं ना कैसे किया जाता है। देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन लिखना होता है, फिर इसके बाद आपको रिडक्शन लिखना होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका रिडक्शन होता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे इस वाले में एग्जांपल में देखते हैं, इस एग्जांपल में हम आपको देख लेते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। सपोज दैट ये आपका एक कोई ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे इक्वेशन आपको दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे Mg सॉलिड से Ag यहाँ पे दिया है, यहाँ पे Mg2+, फिर यहाँ पे Ag सॉलिड फॉर्म में दिया है। तो
तो सबसे पहले ना हम पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये हम सबसे पहले पहचानेंगे। तो आपको तरीका बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? यदि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, प्लस में हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे? उसका आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन किसे कहते हैं? जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर ना कम हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए आपका कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रिडक्शन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से कैसे। इधर देखिए, बताइए आप। हमने कहा आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे? रिडक्शन लिखेंगे। कैसे? इधर देख लीजिए, Mg देखिए यहाँ पर Mg था, Mg से इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? Mg2+ में। देखिए Mg2+ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे इसका 2 है, तो 0 से 2 हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया ना, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब Mg क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे हम लिखेंगे, इधर देखिएगा बात को। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले Mg सॉलिड फॉर्म में था, लिख देंगे। देखिए Mg सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड एक लगा देंगे, ऐसे एक यहाँ पे साइन लगा देंगे, खड़े चिन्ह का निशान लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे Mg+2। देखिए Mg2+ ए हो गया एक्वस फॉर्म में। ठीक है, हमने सबसे पहले किसको लिख लिया? हमने आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन का लिख लिया। इसके बाद हम ना यहाँ पे 2 चिन्ह यूज करते हैं, 2 साइन ऐसे वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। इस लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, इस लाइन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। देखिए यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन हमने लगाया, इसका मतलब होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद रिडक्शन जिसका होता है उसका लिखते हैं। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, आइए देखते हैं। इधर देखिएगा, देखिए Ag पहले प्लस फॉर्म में था, अब किस में चला गया भाई? Ag चला गया सॉलिड फॉर्म में। देखिए Ag चला गया सॉलिड फॉर्म में। देखिए Ag+1 का मतलब इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे कितना हो गया? 0। 1 से 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कम ना हो गया। 1 से 0 का मतलब कम हो गया, तो इसका क्या आ गया? रिडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाले का, इसके बाद में हम लिखेंगे रिडक्शन वाले का। सबसे पहले हम देखिए ऑक्सीडेशन वाला यहाँ पे, रिडक्शन यहाँ पे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? देखिए Mg2+ में चला गया, और अब यहाँ पे डबल ये जो वर्टिकल लाइन लिखी गई ना, उसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर लिखेंगे किसका रिडक्शन हुआ है? Ag का, तो Ag रिड्यूस होकर किस में चला गया? Ag सॉलिड में चला गया। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, उसको कैलकुलेट करते हैं। EMF निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है, चलिए निकालते हैं। कहा गया कि रिप्रेजेंट दी सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, करा कि ये रिप्रेजेंट किया गया सेल को। कैलकुलेट द ई सेल, आपको ई सेल बताना है। इफ ई स्टैंडर्ड सेल का 3.17 दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे नस्ट इक्वेशन का। कैसे? देखिए यहाँ से ई सेल इक्वल टू, हमने बताया था ऐसे फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपान n और लाग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए कैसे, स्टैंडर्ड की वैल्यू देखिए, ई सेल की वैल्यू दे रखा था 3.17, हमने रख दिया, माइनस देखिए 0.059/2 हमने यहाँ पे कैसे लिखा? देखिए मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मैग्नीशियम का। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो मैग्नीशियम के लिए हमने n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 2। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था वो n की वैल्यू उतनी नीचे हो गया आपका n। ये लॉग, देखिए ऊपर क्या लिखना था? ऊपर हमको लिखना था ना प्रोडक्ट कितना है? देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट कितना भाई, देखिए यही आपका प्रोडक्ट है 0.130, हमने ऊपर प्रोडक्ट लिख दिया। रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे, देखिए रिएक्टेंट कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए रिएक्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे 0.001 m। देखिए 0.001 यहाँ पे 2 हमने कैसे किया? देखिए इसके पहले कितना कोफिशिएंट कितना इसका है? 2, तो ऊपर पावर में कितना चलेगा? 2। यहाँ पे 3.17 देखिए ये था, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.21 वोल्ट। ये लॉग ना, लॉग की एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ आपको बताएंगे कैसे लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। कितना आ गया आंसर हमारा? 2.96 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया, हमने क्या निकाल दिया? हमने नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने EMF फाइंड कर लिया। आइए नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। देखिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है ना, तो सेल आपका काम करना बंद कर देता है। आपका जो सेल होता है ना, ये सेल काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। उस कंडीशन में आपकी जो ई सेल की वैल्यू होती है ना, वो 0 हो जाती है। ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू ने 0 कर देंगे। तो जो आपका नस्ट इक्वेशन था उसमें ई सेल की वैल्यू, नॉट की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब 0 कर देंगे तो इसको हम भेज देंगे इस साइड। देखिए ई सेल हो गया, कितना आ गया? 0.0591 अपान n log Kc। आपका जो ये प्रोडक्ट था ना, ये जो रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो Kc में कन्वर्ट हो जाता है। यही से Kc की वैल्यू आपको पूछी जाती है। चलिए आइए गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन देख लेते हैं कैसे होती है। ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपसे। पहले तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा G = -NF E सेल। ये हो गया आपका गिब्स फ्री एनर्जी का। ई सेल की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख देते हैं। जब इसको रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा G = -2.303 RT log Kc आ गया। अब बात यहाँ से समझिएगा ना, यहाँ से बात को समझिएगा। यदि डेल्टा G की वैल्यू आपने निकाला, आंसर आ गया माइनस में, ये प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। मतलब सेल अब काम करेगा। सेल में कोई यदि आप यहाँ पे लगा दे रहे हैं
बल्ब लगा दें तो जलने लगेगा, सेल आपका काम करने लगेगा। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपका प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, आपका सेल काम करना बंद कर देगा। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू आपकी जीरो आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू ना जीरो आ गई, इसका मतलब आपका जो सेल है ना अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। इस कंडीशन में भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अब उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा फिर से। तो ये टॉपिक आपको एक छोटे से टॉपिक को कवर किया गया नेक्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।